मित्रों, नेपोलियन के प्रमुख सुधारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में उसके जो दूसरे सुधार थे, आज हम उन प्रमुख सुधारों पर चर्चा करने चल रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि नेपोलियन ने किस प्रकार संवैधानिक सुधार चालू किए और जो उसके दूसरे सुधार हैं वो क्या थे। नेपोलियन को अगर कहा जाए कि वो एक विश्व का आधुनिक सुधारक था तो गलत नहीं होगा। वो मात्र यूरोप का ही नहीं, वो विश्व का प्रथम ऐसा दूरदर्शी शासक था जिसके सुधार इतने दीर्घगामी थे कि जिनका प्रभाव फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी पड़ा। और उसका कारण था कि नेपोलियन को समय की बहुत सही समझ थी। नेपोलियन समय को पहचानता था और वो सत्य का उपयोग कैसे किया जाए इस बात को अच्छी तरह से समझता था। नेपोलियन एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में विश्वास करता था, इसलिए उसने जो प्रमुख सुधार किए, सबसे पहला केंद्रीय सरकार को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित की, शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घगामी सुधार किए। किसी भी देश के लिए सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक चीज है अर्थ, पैसा। टैक्सेशन सिस्टम को उसने इतना मजबूत किया कि फ्रांस एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था वाला देश बना। उसकी विधि संहिता, उसके नगरों के सौंदर्यीकरण और पुरस्कृत करने की जो नीति थी, ये ऐसे सुधार थे जिसका अनुकरण बाद में भी नेपोलियन के दूसरे अन्य जो देश थे, चाहे वो उसके शत्रु ही क्यों ना हो, उन देशों ने भी उसको स्वीकार किया, उन देशों ने भी अपने यहाँ लागू किया। तो इसके सुधारों को लोगों ने अनुकरण किया, मात्र यूरोप ही नहीं, संसार के दूसरे देशों में भी। तो उन्हीं कुछ सुधारों पर आज हम चर्चा करेंगे। नेपोलियन के प्रमुख सुधारों में से है पहला प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में नेपोलियन एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और मजबूत केंद्रीय सरकार में विश्वास करता था। वो चाहता था कि सरकार बहुत मजबूत हो और उसके हाथों में शक्ति हो, केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हो। इसके लिए नेपोलियन से पूर्व फ्रांस में जो प्रांतीय और स्थानीय सरकारें थी, इसने स्थानीय और प्रांतीय सरकारों को शक्तिहीन कर दिया। जो स्थानीय स्तर की और प्रांतीय सरकारें थी, उनके अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब अधिकार किसके हाथों में दिया गया? प्रांतों के शासन को संचालन करने के लिए प्रीफेक्ट्स और डिप्टी प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति की गई। ऐसे प्रीफेक्ट्स और सहायक प्रीफेक्ट्स ये नियुक्त किए गए और ये नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी थे, नेपोलियन के प्रति जवाबदेह थे। तो पावर किसके हाथ में आ गई? स्थानीय और प्रांतीय सरकार की पावर आ गई प्रीफेक्ट्स और डिप्टी प्रीफेक्ट्स के हाथ में। फ्रांस की क्रांति की जो मूल धारणा थी शक्ति का विकेंद्रीकरण, वो समाप्त हो गया। शक्ति का अब केंद्रीकरण हो गया और जो पावर प्रीफेक्ट्स और डिप्टी प्रीफेक्ट की प्रति आई हाथों में, वो नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी थी। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो फ्रांस में निरंकुश तंत्र प्रारंभ हो गया नेपोलियन के द्वारा। लेकिन इसमें केवल अंतर इतना था कि बूर्बो वंश के समय की जो सरकार थी वो उसमें स्थायित्व तो नहीं था, वो एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम नहीं ले पा रही थी। नेपोलियन की जो सरकार थी केंद्रीकृत, जो शासन की शक्तियां समस्त केंद्रीय सरकार के अधिकार में थी, वो एक स्थायित्व वाली और चुस्त दुरुस्त सरकार थी, जो नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करती थी और प्रभावी तरीके से निर्णय लेने वाली थी। ये अंतर था। तो इस तरह नेपोलियन ने प्रशासन को केंद्रीकृत करके प्रशासन को सुसंगठित, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया। दूसरा, उसका दूसरा जो सुधार था
वो अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक सुधार, किसी भी देश के शक्ति का आधार होता है धन, अर्थ। और किसी भी सरकार के पास धन का संग्रह कैसे होता है? कराधान से, टैक्स व्यवस्था से। तो सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन कर होता था। नेपोलियन ने शक्तिशाली केंद्र की सरकार को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया और कर वसूल करने की प्रभावी व्यवस्था लागू की और कर वसूल करने का अधिकार केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया। जो केंद्रीय कर्मचारी थे टैक्स वसूल करने का अधिकार इनको दिया गया और कर की वसूली सख्ती से हो इसको प्रभावी बनाया। सख्ती से वसूली होती थी कर की, वसूली सख्ती से। पहले याद करिए कि फ्रांस में टाइद और टाइल दो प्रकार के कर लिए जाते थे। जज अलग टैक्स वसूल करता था, राजा अलग टैक्स वसूल करता था। अब समस्त टैक्स केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा वसूल किया जाता था और उनकी सख्ती से वसूल की जाती थी। सारी आय केंद्र सरकार के हाथों में जाती थी। राज्य की आमदनी का और स्रोत क्या हो सकता है? नेपोलियन इस बात को जानता था, इसलिए उसने व्यापार के विकास के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया। यातायात के साधनों का विकास किया, सड़कों का निर्माण कराया। यातायात हेतु उसने ऐसे 35 राज्य मार्गों का निर्माण कराया और ये जो 35 राजमार्ग थे, केवल इनसे व्यापार ही नहीं बल्कि इनसे सैनिक सुरक्षा भी होती थी। तो किसी भी देश के लिए जो राजमार्ग हैं वो सैनिक सुरक्षा तथा साथ साथ व्यापार दोनों का रास्ता खोलते हैं। तो 35 राजमार्गों का निर्माण जिससे कि व्यापार का विकास हो सके। नए बंदरगाहों का निर्माण, बंदरगाहों का निर्माण कराया जिससे कि व्यापार का विकास हो सके और सरकार को कर की वसूली हो सके। यांत्रिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जिससे ह्यूमन रिसोर्स ऐसा तैयार हो सके जो कल कारखानों में काम कर सके। तो यांत्रिक शिक्षा, इसको चालू किया। नेपोलियन की जो सोच है वो देखिए किस तरह थी। उसने जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा जो उद्योग धंधों की स्थापना की गई थी उसको बढ़ावा देने के लिए वर्ष भर में देश में जगह जगह प्रमुख नगरों में ऐसे ट्रेड फेयर का आयोजन करता था, ऐसे प्रदर्शनी, ऐसे मेलों का आयोजन करता था जहां नई उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता था। ऐसी चीजों को एग्जिबिट किया जाता था जिससे लोग उनके बारे में जाने और ऐसे बनाने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता था। तो ऐसे ट्रेड फेयर्स चालू किए गए, प्रदर्शनी आयोजित की गई, पारितोषिक करने की जो परंपरा थी उसको लागू किया गया। तो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यंत्रीय शिक्षा, उद्योग धंधों का विकास, पुरस्कृत करने की नीति, ट्रेड फेयर्स, बंदरगाहों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, मजबूत कर की वसूली, ये ऐसे सिस्टम थे जिसकी वजह से सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू आया। और यही नहीं, फ्रांस की सरकार के ऊपर पहले भी विदेशी कर्ज था। नेपोलियन के समय भी जो कर्ज की धनराशि थी उसको अदा करने के लिए इसने एक पृथक कोष की स्थापना की जिससे कि उस कर्ज की अदायगी की जा सके। जो विदेशी कर्ज था उस विदेशी कर्ज की अदायगी के लिए इसने एक पृथक कोष की स्थापना की। नेपोलियन के द्वारा लोगों में आर्थिक विश्वास पैदा करने के लिए, लोगों को आर्थिक सहयोग देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए उसने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की व्यवस्था की। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस स्थापित किया गया। बैंक ऑफ फ्रांस जो था वो लोगों को फाइनेंस करता था जिससे कि इंडस्ट्रीज का विकास हो। तो लोगों में आर्थिक स्वावलंबन पैदा करने के लिए, विश्वास पैदा करने, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। स्थानीय स्तर पर
रोजगार सृजन करने के लिए, लोगों को रोजगार दिया जाए जो बेरोजगार लोग हैं, उसके लिए स्थानीय स्तर पर सड़कों और गलियों का निर्माण किया गया। अगर हम आज की स्थिति से कंपेरिजन करें, भारत सरकार विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाती हैं, मनरेगा और दूसरी चीज़ें, ट्रेड फेयर्स का आयोजन करती हैं, तो ये सब चीज़ें उसने उस समय लागू की, आज से 250 वर्ष पहले। तो इस प्रकार उसने लोगों को स्थानीय स्तर पर जॉब प्रदान किया, रोजगार प्रदान किया, सड़कों और गलियों का निर्माण किया गया और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ये रोजगार का क्रिएशन हुआ। तो ये उसकी दूरगामी चाल थी, दूरगामी सोच थी, जिसकी द्वारा ये फ्रांस को एक सुगठित अर्थव्यवस्था वाला देश बना सका। नेपोलियन का जो तीसरा सुधार था धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में उसने क्या सुधार किया? यूरोप जो था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो धर्मों के मानने वाले लोगों का पूरा महाद्वीप है। क्योंकि पुनर्जागरण के बाद ईसाई धर्म दो भागों में बढ़ चुका था, कुछ लोग कैथोलिक को मानते थे, कुछ प्रोटेस्टेंट को मानते थे। फ्रांस कैथोलिक बाहुल्य देश था, ज़्यादातर लोग कैथोलिक धर्म को मानते थे। जो जैकोबिन्स की सरकार आई थी क्रांति के बाद, उस सरकार ने जो पोप और पादरी वर्ग के लोग थे जो फर्स्ट स्टेट में आते थे, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध उस क्रांतिकारी सरकार ने लागू कर दिए थे। क्योंकि फर्स्ट स्टेट के लोग ज़्यादातर लुई 16वें के समर्थक थे। उसमें से कुछ केवल जो निम्न स्तर के पादरी थे वो क्रांतिकारियों के साथ थे, शेष वो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे और वो लोग लुई के समर्थक थे। तो जब क्रांतिकारी सरकार आई तो उन लोगों ने अपनी कर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जो चर्च के पास पैसा था, चर्च के पास जो संपत्ति थी, उसको जब्त कर लिया। यही नहीं, चर्च की इमारतों को भी सैनिक बैरकों में बदल दिया गया। उनकी संपत्ति छीन ली गई, उनकी इमारतों को सैनिक बैरकों में बदल दिया गया। बहुत से पादरियों को कारागार में डाल दिया। कुछ पादरी अपनी जान बचा करके दूसरे देशों की ओर पलायन कर गए। पादरियों को क्रांतिकारी सरकार ने अनिवार्य कर दिया कि उनको राज्य के प्रति देशभक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार के जो कानून थे, इसकी वजह से पोप बहुत नाराज हुआ और उसने क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के समय तो स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक थी। पादरियों को, बहुत से पादरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसने एक गिलोटिन चालू की थी जिसके द्वारा लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था। तो एक काठ का, लकड़ी का ढांचा होता था जिसके ऊपर लोगों को लटा करके फांसी दे दी जाती थी। तो इस तरह पादरियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, इससे पोप बहुत नाराज हो गया। अब पोप ने जब फतवा जारी कर दिया तो फ्रांस की जो जनता थी, जो बहुत धर्मप्राण थी, उस जनता और सरकार के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। जनता सरकार को समर्थन नहीं दे रही थी, सरकार से दूर हो गई। सरकार की धार्मिक नीतियों की वजह से जनता और सरकार के बीच संबंध खत्म हो चुके थे और वही कारण रहा कि वो सरकार बहुत दिन तक स्थिर भी नहीं रह पाई। तो जब नेपोलियन काउंसिलेट बना तो उसने देखा कि लोगों का सहयोग, अगर समाज का सहयोग चाहिए तो ये धार्मिक सुधार करने आवश्यक है। काउंसिलेट के रूप में जो नेपोलियन ने सुधार किए, उन सुधारों ने नेपोलियन को एक आधार दिया। और अगर कहा जाए कि फ्रांस आगे चल करके उन सुधारों की वजह से इतना मजबूत हुआ कि आगे चल करके यूरोप की जो बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाइयों में फ्रांस एक शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर सका, तो गलत नहीं होगा। तो नेपोलियन ने क्या किया, धर्म के क्षेत्र में जब उसको अधिकार मिला तो उसने सबसे पहला काम किया कि पोप और सरकार के बीच जो दूरी थी, उस दूरी को खत्म करने का उसने प्रयास किया। उसने फ्रांस को कैथोलिक देश घोषित कर दिया। दूसरा, नेपोलियन ने 1801 में 1801 में पोप के साथ एक समझौता किया जिसको कहते हैं कॉनकॉर्डेट।
कॉन्कॉर्डेट एक ऐसा समझौता था जो 1801 में पोप और नेपोलियन के बीच हुआ। इसके द्वारा पोप ने स्वीकार किया कि जो चर्च की संपत्ति फ्रांस की सरकार ने ले ली है उस पर से पोप अपना अधिकार समाप्त मानता है। लेकिन फिर भी नेपोलियन ने पोप को आश्वासन दिया कि जो चर्च की बची हुई संपत्ति है वो चर्च के पास रहेगी, वो सुरक्षित रहेगी, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जो पादरी क्रांतिकारी सरकार के दौरान देश से पलायन कर गए थे उनको देश वापस आने के लिए निमंत्रित किया गया, उनको वापस बुलाया गया। जो पादरी जेलों में थे उनको जेलों से मुक्त किया गया। कैथोलिक देश तो घोषित कर ही दिया था, तो विश्वास पोप और सरकार के बीच पैदा हुआ और इसी का परिणाम था कि 1804 में पोप ने नेपोलियन को सोने का मुकुट और तलवार देकर के उसको शासक स्वीकार किया। तो पोप और नेपोलियन के बीच एक ऐसे संबंध स्थापित हुए जो पहले का जो धार्मिक तनाव था वो तनाव समाप्त हो गया, क्योंकि नेपोलियन ने ऐसे सुधार कर दिए, देश को कैथोलिक धर्म का देश घोषित कर देना, चर्च की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आश्वासन देना, जो बाहर चले गए थे पादरी उनको वापस लाना, पादरियों को जेल से मुक्त कर देना। ये सब ऐसे काम थे जिससे धर्मप्राण जनता बहुत खुश हो गई। और यही नहीं, उसने लोगों को धार्मिक आज़ादी दी। नेपोलियन ने कहा जो जिस धर्म को मानना चाहे उसे मान सकता है। धार्मिक कट्टरता उसने समाप्त की। उसने पोप को यहाँ जरूर प्रतिबंधित किया। उसने कहा कि जो पादरी होंगे, सरकार द्वारा पादरियों के नाम की एक सूची पोप को दी जाएगी और पोप उस सूची में से ही लोगों को पादरी चुन सकते हैं, और जो ऐसे चुने गए पादरी होंगे वो राज्य के प्रति वफादार रहने की शपथ लेंगे। ये उसने किया और इसको पोप ने सहर्ष मान भी लिया। तो ये प्रमुख सुधार थे धर्म के क्षेत्र में। अब देखिए नेपोलियन का जो और अगला सुधार था शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक सुधार। नेपोलियन शिक्षा के महत्व को अच्छी तरीके से समझता था। वो जानता था कि अगर देश को शक्तिशाली करना है तो उसे शिक्षित नागरिक चाहिए जो अच्छे पढ़े लिखे हों और आगामी समय के लिए एक अच्छी सोच वाले, एक सुसंस्कृत लोग हों और उनके अंदर वैज्ञानिक सोच हो। इसके लिए उसने शिक्षा के विकास के लिए पूरे फ्रांस में जगह जगह प्रत्येक कम्यून में, प्रत्येक जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जहां शिक्षा लोगों को दी जाती थी। सभी बड़े शहरों में हाई स्कूल खोले गए। पेरिस में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिससे लोगों को उच्च शिक्षा दी जा सके। इन विद्यालयों में जो हाई स्कूल खोले गए या प्राथमिक स्कूल खोले गए वहाँ पर जो टीचर्स हों वो ट्रेन टीचर्स हों, ऐसे अध्यापक हों जो सुशिक्षित हों, प्रशिक्षित हों और वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे बच्चों में देश प्रेम और राष्ट्रभक्त की भावना का विकास हो। ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण किया गया। तो ट्रेन टीचर्स की व्यवस्था की गई, ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया गया, स्कूल खोले गए और विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा का केंद्र था उसकी भी स्थापना नेपोलियन के द्वारा की गई। अब बात आती है कि इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम तो निश्चित कर दिया गया, किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नेपोलियन जो कि शिक्षा के माँ से भली बात परिचित था तो उसने वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए विज्ञान, गणित और फ्रेंच, लैटिन जो ऐसी भाषाएं थी जिससे सांस्कृतिक शिक्षा भी हो, साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा भी हो, ऐसे विषयों को इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था भी उसने स्थापित की थी जिससे बच्चे टेक्निकल भी बन सके और साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में इन विषयों को पढ़ करके, साहित्य को पढ़ करके, फ्रेंच, लैटिन इन विषयों को पढ़ करके, गणित और विज्ञान को पढ़ करके देश के विकास में अपना योगदान करने के लिए वो तैयार हो सके। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में उसका योगदान था। अब सबसे बड़ा जो सुधार उसका है जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है, मुद्रा संबंधी सुधार और विधि संहिता।
नेपोलियन से पूर्व फ्रांस में जो कानून व्यवस्था थी उसमें असमानता थी। लोग समान रूप से नागरिक के रूप में नहीं ट्रीट किए जाते थे, ना उनके लिए एक जैसे कानून थे। स्त्री और पुरुषों को कानून के समक्ष समानता नहीं प्राप्त थी। नेपोलियन जब सत्ता में आया, वो शासक बना, तो उसने 4 ऐसे प्रतिष्ठित वकीलों की एक काउंसिल बनाई और उनको ये जिम्मेदारी दी कि जो उपयोगी कानून हैं उनको संहिताबद्ध किया जाए। ऐसे कानून जो आउटडेटेड हो चुके हैं उनको हटाया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, जो आवश्यक कानून हैं उनको बनाया जाए। और इस तरह उन 4 वकीलों की जो परिषद थी उसने जो विधि संहिता का निर्माण किया उसको राज्य परिषद के सामने रखा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट जो थी उसके सामने वो विधि संहिता रखी गई। काउंसिल ऑफ स्टेट ने उसमें कुछ सुधार किए। नेपोलियन ने उन सुधारों को मानते हुए और जो विधि संहिता को उसने अंतिम रूप दिया उसको नेपोलियन कोड बिल के नाम से जानते हैं और इसको 1804 में लागू किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अब विधि संहिता लिखित हो गई थी और इस विधि संहिता के द्वारा समस्त लोगों को एक समान माना गया, समानता की स्थापना की गई। अब अमीर गरीब सभी लोग कानून की नज़र में एक समान थे। यही नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों को समानता दी गई जो पहले नहीं थी। स्त्री और पुरुषों को समानता दी गई, आर्थिक रूप से अमीर गरीब लोगों को कानून के समक्ष समानता दी गई और कानून सुव्यवस्थित हो, सुस्पष्ट हो, क्रमबद्ध हो, कानून कम खर्चीला हो, कम खर्च पर लोगों को न्याय आसानी से मिल सके, इसकी व्यवस्था इस विधि संहिता में थी। नेपोलियन की जो ये विधि संहिता थी इसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक रूप से जो समानता लाने का प्रयास किया गया, इससे ऊंच नीच की, जात पात की, इस प्रकार की जो भावना थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि नेपोलियन की विधि संहिता के द्वारा सबको समानता के द्वारा न्याय मिल रहा था, समानता के आधार पर न्याय मिल रहा था, इसलिए इसे कॉमन लॉ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, सार्वभौमिक कानून संहिता, जिसमें सबको एक जैसा ट्रीट किया गया। इस संहिता में एक बात और थी, लोगों की जो संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा, लोगों की जो व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा का आश्वासन लोगों को दिया गया। पहले क्या होता था कि जो धार्मिक संस्थाएं थी वो लोगों की जमीन खरीद सकती थी, जमीन का वितरण समान रहे इसके लिए इसके ऊपर नियंत्रण लगाया गया। धार्मिक संस्थाएं लोगों की जमीन अब खरीद नहीं सकती थी, ऐसा कानून बना दिया गया। बुर्जुआ वर्ग के जो भूमि संबंधी अधिकार थे उनको थोड़ा विशेष राहत इसमें दी गई थी, उनके हितों को जरूर इसमें सुरक्षित किया गया था। बुर्जुआ वर्ग को प्रसन्न करने के लिए भी इस संहिता में विशेष व्यवस्था की गई थी, उनकी संपत्ति की रक्षा करने का आश्वासन दिया गया। एक और प्रावधान किया गया कि अगर राज्य को किसी जमीन की आवश्यकता है तो राज्य उस जमीन को ले सकता है, लेकिन उसके बदले राज्य को भी मुआवजा देना पड़ेगा। राज्य किसी व्यक्ति की जमीन को ऐसे नहीं ले सकता, तो मुआवजे की व्यवस्था की गई। मुआवजा देकर राज्य जमीन ले सकता है। राज्य के द्वारा ब्याज की जो दर थी वो भी निश्चित की गई इस संहिता में। पहले जो देसी बैंकर होते थे मनमाना ब्याज की राशि वसूलते थे, अब ब्याज की जो दर थी उसको कौन वसूल कर? राज्य के द्वारा निर्धारित होती थी, राज्य उसको निर्धारित करता था। ब्याज की दर का निर्धारण राज्य करने लगा। तो ये विधि संहिता में बातें स्पष्ट रूप से अंकित थी। हाँ, विधि संहिता का थोड़ा सा दोष है जो हम अभी आलोचना की उसमें बताएंगे। इस विधि संहिता के द्वारा लोगों की जो स्वतंत्रता थी वो सीमित हो गई। सेंसरशिप लागू कर दिया गया, जिससे विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं सरकार के खिलाफ कोई ऐसा लेख नहीं छाप सकती थी। लोगों को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था केवल राज्यादेश के आधार पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो व्यवस्था है वो उस समय जरूर लागू नहीं थी। सरकार को कुछ ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, वो दूसरी बात है जो इसकी आलोचना का विषय है। लेकिन जहाँ तक विधि संहिता की बात है, इसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा थी।
लोगों को संपत्ति की सुरक्षा मिल गई थी, कानूनी रूप से सब लोग समान हो गए थे, दास व्यापार पर रोक लग गया था, दास व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी, जो पहले फ्रांस में और पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा था। नेपोलियन ने उसको रोक दिया। बाद में कुछ समय के बाद फिर उसने स्वीकृति दे दी, वो दूसरी बात है, लेकिन विधि संहिता के द्वारा दास व्यापार पर रोक लगाई गई। तो ये इसके कुछ बड़े प्रभावी कदम थे जो विधि संहिता के द्वारा इसने लागू किया। मुद्रा संबंधी इसने सुधार किया। पूरे फ्रांस में छोटे छोटे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती थी। इसने पूरे फ्रांस की मुद्रा 30 से अधिक जो मुद्राएं थी, फ्रांस और फ्रांस के जो समर्थित देश थे उन सभी देशों की मुद्रा को मिला करके इसने केवल एक मुद्रा कर दी। पेरिस के पास बोली जाने वाली भाषा को फ्रांस की भाषा घोषित कर दिया। तो एक भाषा, एक मुद्रा, एक विधि संहिता, ये इसके ऐसे प्रभावी कार्य थे जिसने इसको एक आधुनिक सुधारक के रूप में स्थापित किया। नेपोलियन एक बहुत आधुनिक और दूरदर्शी था, सौंदर्य प्रेमी भी था। उसने पेरिस और जो दूसरे नगर थे उन नगरों की सौंदर्यीकरण के लिए विशेष व्यवस्था की। पेरिस के आधुनिकीकरण के लिए, पेरिस जो संसार का सबसे आधुनिक नगर के रूप में जाना जाता है, पेरिस को आधुनिक बनाने, पेरिस के सौंदर्यीकरण के लिए नेपोलियन ने कदम उठाए। और पेरिस का जो वारसाई का राजमहल था, लुब्रे का जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, उसके लिए ट्यूलेरीज के जो राजप्रासाद हैं उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए इसने बहुतेरा प्रयास किया। इसके समय वारसाई का जो राजमहल है, ट्यूलेरीज के जो राजप्रासाद हैं, उनको आधुनिक और सुंदरतम बनाया गया। पेरिस में चौड़े चौड़े सीधे राजपथ बनाए गए और उनके किनारे सघन वृक्षों की पंक्तियां लगाई गई। ऐसे छायादार वृक्ष लगाए गए, चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया। वारसाई का राजमहल बिल्कुल आधुनिक तरीके से सुसज्जित किया गया। ट्यूलेरीज के महल को सुसज्जित किया गया। लूब्रे का जो संग्रहालय है उसमें बेशकीमती पेंटिंग्स, तरह तरह की नायाब चीज़ें जो नेपोलियन को मिस्र, स्पेन, बेल्जियम, रोम इन अभियानों में मिली थी, उन सब कलाकृतियों को, उन सब बेशकीमती चीज़ों को लूब्रे के संग्रहालय में सजाया गया, जिससे फ्रांस के लोगों के अंदर अहम की भावना का विकास हुआ कि हमारा देश शक्तिशाली है, हमारा देश सुंदर है और समृद्ध है। यही नहीं, वारसाई और ट्यूलेरीज के महलों के अतिरिक्त रेम्बुले, सेंट क्लाउड और फाउंटेन ब्लू, ये वो स्थान है, यहाँ भी राजप्रासाद थे। यहाँ के राजमहलों को भी बहुत ही सुंदरतम तरीके से उनको संरक्षित किया गया, उनका निर्माण किया गया। तो वारसाई और ट्यूलेरीज के महल के साथ साथ इन राजमहलों को भी इतना भव्य बनाया गया जिससे आने वाले लोगों को फ्रांस के सौंदर्य, फ्रांस की शक्ति, इसका भान हो सके। नेपोलियन का एक और बड़ा महत्वपूर्ण सुधार था, एक अच्छा प्रयास था, ऐसे लोग जिन्होंने फ्रांस के लिए कुछ विशेष कार्य किया हो उनको पुरस्कृत करना, उनको सम्मानित करना, उन्हें बड़ी उपाधि से नवाजना। क्योंकि क्रांतिकारी सरकार ने, खास करके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो शासन था, जिसको आतंक का शासन कहा जाता है 1793 से 94 तक, उसने समस्त इस प्रकार की उपाधियां समाप्त कर दी थी। पहले फ्रांस में लोगों को मादाम, मानस्यूर ऐसे आदर सूचक संबोधनों से संबोधित किया जाता था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने तो उनको ये आदर सूचक संबोधन भी समाप्त कर दिया था। उसने कहा कि हर व्यक्ति नागरिक है और इनको पुरुषों को सितोयन और महिलाओं को सितोइन कहा जाए। लेकिन नेपोलियन ने इस व्यवस्था को फिर से जारी किया कि ऐसे लोग जिन्होंने फ्रांस के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, सहयोग दिया है, उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, उनको लीजियन ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया जाए। तो लीजियन ऑफ ऑनर जो एक बहुत आदर सूचक सम्मानित उपाधि थी, इस उपाधि से उसे सम्मानित करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ, ऐसे लोग
जिनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, उनका मनोबल और बढ़ गया। तो लोगों को पुरस्कृत करने, लोगों को इस प्रकार की उपाधियों से सम्मानित करने से जो लोगों का सहयोग था वो नेपोलियन को और मिला और फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सका। तो ये प्रमुख सुधार थे जो उसने कांसुलेट के रूप में चालू किए थे और शासक बनने तक उसके सुधार जारी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन को तो एक विजेता के रूप में लोग याद करते ही हैं, लेकिन उस विजेता के रूप के अतिरिक्त उसके जो सुधार थे, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी, लोगों ने उसका अनुकरण किया, उसको एक सुधारक के रूप में और विशेष रूप से जाना जाता है। तो नेपोलियन विजेता के साथ साथ एक महान सुधारक भी था। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था और नेपोलियन की सफलताओं के साथ।